हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। आई नो जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, कुछ बहुत ही क्लासेस डिले रही हैं, दूरियां मजबूरियां इस चक्कर में आपकी जो क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई हैं। कुछ बच्चे खुश होंगे मेरे आने से, कुछ गोलगप्पे मुंह में लिए हुए मुंह फुलाए बैठे होंगे कि मैम इतने दिन कहाँ थी, आपकी वजह से हमारी पढ़ाई मिस हो गई। तो ट्रस्ट मी, हमारी ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई। अदरवाइज़ हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई किसी भी तरीके से ख़राब हो। बट कोई बात नहीं, अब फिर से हम आ गए हैं, तो आज से कोई भी डिले नहीं होगा आपकी क्लास में, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, बिल्कुल कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। सबसे पहले हम हमेशा की तरह आज के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं, जितने भी आपके क्लासेस डिले हुए हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हाँ कुछ तो दिक्कतें हुई हैं, आपकी पढ़ाई ख़राब हुई होगी थोड़ी बहुत, बट कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को। तो पहली हाईलाइट क्या है, आज इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अभी जब तक पूरा कंटिन्यू नहीं होगा उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आते रहेंगे। तो अभी जो सबसे पहली न्यूज़ है वो ये है कि ईसी आस्क नड्डा टू एक्सप्लेन मोदीज पोल स्पीच। देखिए मोदी जी ने अभी जा करके, जैसे चुनाव का टाइम चल रहा है, जगह जगह पे रैलियां होती रहती है, भाषण वगैरह देने जाते रहते हैं बहुत सारे जो एम्बेसडर्स एक तरीके से होते हैं, जो कैंपेनिंग करने के लिए होते हैं, जिनमें मोदी जी तो एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए, तो वो चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि कई बारी हम ऐसी कुछ चीज़ें बोल जाते हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ चला जाता है या उसके बियॉन्ड चला जाता है। तो उसी से रिलेटेड है कि पीएम ने कोई ऐसी बात कह दी है जिसके खिलाफ में जो कांग्रेस पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता का समय चल रहा है, आचार संहिता चालू है, लागू है, और उस समय में जो पीएम मोदी ने बोला है तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। तो ईसी ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने, जो नड्डा जी हैं वो क्या है बीजेपी के अभी हेड हैं, अध्यक्ष हैं, तो इसलिए उनको एक नोटिस जारी करके ये जवाब मांगा है कि बताइए क्या कारण है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला है। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, द हिंदू ने छापा है कि जनरली क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने इस तरीके का भाषण दिया होता है उसको नोटिस जारी किया जाता है, बट चूंकि जो चेहरा है वो पीएम मोदी है और वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अभी फ़िलहाल, तो वो एक तरीके से नेता की तरह ही अभी चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मोदी है, इस वजह से उनको डायरेक्ट नोटिस न दे करके क्या किया गया है, नड्डा के थ्रू उनको नोटिस दिया गया है। तो इससे रिलेटेड भी एक मुद्दा आया हुआ है, न्यूज़ है, द हिंदू ने इसको लिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। अगला हमारा हाईलाइट क्या है, राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ आईबीडी केसेस अक्रॉस द ग्लोब इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो अभी क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि आईबीडी जो है ये एक तरीके की बीमारी है। हम आगे देखेंगे कि क्या है ये, जीएस पेपर 3 में साइंस से रिलेटेड आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम आईबीडी के बारे में देखेंगे। आईबीडी जो है एक तरीके की पेट से संबंधित बीमारी है और अभी ये क्या है बहुत ही बढ़ रहा है, इसके केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, साइंस एंड टेक में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है तो वहाँ से की टर्म उठा करके क्वेश्चन बन जाता है, साथ के साथ में उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो हम इसको देख लेंगे, आईबीडी को देखेंगे, साथ के साथ में उसमें हमारे इंडिया में क्या उसके लिए किया जा रहा है काम, इसके बारे में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, आईबीडी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ खास मेजर्स लिए नहीं गए हैं, लेकिन अब क्या है केसेस बढ़ रहे हैं, इस वजह से एक कंसर्न रेस किया हुआ है अलग अलग करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखेंगे आईबीडी के बारे में। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, न्यू टेस्ट फॉर स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन अडल्ट्स ऑन एनविल। तो ये एक तरीके का न्यूज़ है जो कि जेएनयू के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने रेस किया था, कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि ये स्पेशल लर्निंग डिजीज़ होती है, एक ये क्या होता है, डिसेबिलिटीज़ होती है, इसको कहते हैं एसएलडी, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है, एसएलडी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके जीएस पेपर 3 में साइंस वाले रिलेटेड और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये जो स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है एक तरीके की बीमारी है, और इसको क्या है जो हमारा बच्चों के लिए आपने देखा होगा, बच्चों या दिव्यांगजनों के लिए क्या होता है, नौकरी में या शिक्षा में इसके डिसेबिलिटी के बेस पे उनको कुछ आरक्षण दिए जाते हैं। तो फिलहाल एक पिटीशन गया हुआ था कि जो अभी डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया है उसमें इन
SELD को शामिल नहीं किया गया, यानी कि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को शामिल नहीं किया गया है। तो उसके लिए गवर्नमेंट से मांग की गई थी, साथ के साथ पिटीशन भी डला हुआ था कि इसको भी क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। जो हमारे दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो होती है, जिस बेसिस पे दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया जाता है बच्चों को या फिर अडल्ट्स को, तो उनमें इसको भी शामिल करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक पिटीशन थी जिसके ऊपर अभी क्या है, गवर्नमेंट ने उसका संज्ञान लिया है और गवर्नमेंट भी इस तरीके से इस पे गौर कर रही है और इसको शामिल करने की बात कर रही है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो SLD के बारे में इंपॉर्टेंट है कि SLD होता क्या है, साथ के साथ में हम ये देखेंगे कि अभी किस तरीके से जो वर्तमान दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, और हम ये देखेंगे कि इसके उसमें शामिल होने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट जो हो बच्चों को या फिर अडल्ट्स को मिल सकता है। तो देखेंगे इसको बहुत अच्छे से। उसके बाद हमारी अगली जो न्यूज़ है, छोटी सी न्यूज़ है, मोदी थैंक्स इटालियन PM फॉर इन्विटेशन ऑफ G7 मीटिंग। इटली की PM कौन है, जॉर्जिया मेलोनी जी। पिछले साल जब G20 की बैठक हुई थी, ऑल ओवर द इंडिया यही बात चल रही थी कि मोदी जी और मेलोनी जी के संबंध जो हैं वो कुछ अच्छे ही हैं। तो अभी क्या हो रहा है, G7 की मीटिंग होने जा रही है, इस बार इटली में होने जा रही है। तो मेलोनी जी ने क्या किया है, मोदी जी को इनविटेशन दिया है। तो कोई व्यक्ति हमें इनविटेशन देता है तो हमारा थैंक यू करना तो बनता ही है ना। तो PM मोदी जी ने भी थैंक यू किया है, किसको, मेलोनी जी को। देखेंगे G7 के बारे में क्या उसकी न्यूज़ है, क्या उसमें कौन कौन से देश हैं और क्या उसके फर्दर चीज़ें होती हैं जब इस तरीके का कोई ग्रुप आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है और वो बैठकें करती है, तो उसके क्या आगे चल कर के बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, वो आपके GS पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। और अभी जो प्रीलिम्स पास में आ रहा है, तो इस तरीके से आपसे G7 हो गया, G20 हो गया, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या इस तरीके के ग्रुप होते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देख लेंगे उसको अपने प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, SC डिक्लाइंस पिटीशन टू एंड कॉलेजियम रिव्यू NJAC। अभी क्या हुआ है, NJAC के बारे में बहुत समय से हमेशा चलता रहता है ये केंद्र और कोर्ट के बीच में विवाद। देखिए पिछले साल क्या हुआ था, 2022-23 में हुआ था कि किरण रिजिजू जी जब कानून मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया था कि कॉलेजियम सिस्टम को क्या किया था, क्वेश्चन किया था, और उसके जगह में एक नेशनल जुडिशरी अकाउंट करने के लिए या फिर क्या करना चाहिए, अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनाने के लिए बात की थी। और उन्होंने बोला था कि एक आयोग होना चाहिए जिसके द्वारा क्या होना चाहिए, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक पिटीशन डाली गई थी, उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया गया है। तो हम जो NJAC से रिलेटेड अभी क्या वर्तमान स्थिति है उसको भी देखेंगे, साथ के साथ बैकग्राउंड में भी जाकर देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या रही है, इसके रिलेटेड क्या चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जुडिशरी से रिलेटेड है। और जब न्यायिक सक्रियता की बात आती है, न्यायिक समीक्षा की बात आती है, वहाँ पर भी आप इसको कोट कर सकते हैं। हम साथ के साथ ये भी देखेंगे जब पृथक्करण का सिद्धांत की बात होती है, जहाँ बात की जाती है कि केंद्र और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग होना चाहिए, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो GS पेपर 2 में पॉलिटी वाले चैप्टर से ये टॉपिक से ये पूरा टॉपिक जो है वो रिलेट करता है। तो बहुत अच्छे से हम इसको देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। अगला है ओशियन फ्लोर होल्ड्स वाइटल क्लूज टू ऑन वेदर पैटर्न्स। तो इसमें बात की गई है कि जो समुद्री सतह है, अभी हमने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग के ज़माने में क्या हो रहा है, इस समय में बहुत ज़्यादा सी सरफेस लेवल बढ़ रहा है। लेकिन इसमें इस आर्टिकल में बात की गई है कि ओशियन फ्लोर में जो समुद्र की सतह है और जो समुद्र की गहराई पर जो सतह है और ऊपरी सतह, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में टेम्परेचर का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये गैप है क्या बताती हैं, वेदर के बारे में बताती हैं, साथ के साथ क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हमको इंडिकेट करती हैं, हमें हिंट देती हैं कि हमारी जो पूरी जो हम सेटअप लेके चल रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहा है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है, ओशियन फ्लोर को वेदर और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड किया गया है, तो देख लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद चलेंगे हम अगले हमारे हाईलाइट की तरफ। वो क्या है, डू रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग टू कम्युनिटी। इसमें बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए पॉलिटी में आपने जब आर्टिकल्स पढ़े होंगे, DPS भी पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 39B और 39C के बारे में पढ़ा होगा। ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था बाद में, आगे हम चर्चा करेंगे कौन सा अमेंडमेंट था, कब किया गया था और इसमें क्या प्रोविजंस है। तो आर्टिकल 39B से रिलेटेड ये पूरा न्यूज़ है, पॉलिटी से रिलेटेड है, इसलिए वैसे भी हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है अटॉर्नी जनरल यानी कि केंद्र से पूछा है उनके थ्रू कि क्या रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संपत्ति अर्ज की गई है, किसी ने अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई लगा करके कोई ज़मीन खरीदी है या कोई मकान बनाया है, क्या उसको भी समुदाय की
भी संपत्ति बना करके केंद्र के द्वारा हड़पा जा सकता है या केंद्र के द्वारा लिया जा सकता है। कई तरीके से ऐसा होता है ना कि जब भी किसी किसान की ज़मीन होती है और जब वहाँ से रोड गुजारनी होती है, नेशनल हाईवे निकलना होता है, तो क्या किया जाता है कि उन ज़मीनों को क्या कर लिया जाता है, अधिग्रहित कर लिया जाता है। उसके बदले में कुछ कंपनसेशन की राशि दी जाती है। हालांकि ये भी मेंशन है कि कृषि भूमि को इस तरीके से नहीं शामिल किया जाएगा, और अगर शामिल किया भी जाएगा तो जो मार्केट रेट चल रहा है उस तरीके से उस मार्केट रेट पर उनको पैसा दिया जाएगा। ये जो अलग मैटर है, फिलहाल इस टॉपिक में, इस न्यूज़ में क्या बोला गया है कि कोर्ट ने पूछा है कि क्या ये सही है कि किसी भी व्यक्ति के मेहनत की कमाई से जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो भी संपत्ति अर्ज की गई है, उसको केंद्र जो है वो समुदाय की संपत्ति समझ करके या उसको मान करके और अपने डेवलपमेंट के लिए या अवसंरचनात्मक विकास के लिए उसको खुद के लिए उपयोग करने लग जाए। क्या ये सही है? इसके बारे में अटॉर्नी जनरल जी से और उनके थ्रू केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो देख लेंगे इसको, साथ के साथ पॉलिटी में इससे रिलेटेड क्या टॉपिक है हम उसको भी देख लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम के से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिलेट भी करता है। एग्जाम में प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो जिस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रख करके हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगली हमारी न्यूज़ है छोटी सी, फॉर डोंगरिया कोंड। ये डोंगरिया कोंड ओडिशा में रहने वाली एक ट्राइबल ग्रुप है, और इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई हुई है कि इन ट्राइबल ग्रुप्स को नक्सलाइट बोल करके क्या किया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है। और फिलहाल ये जो डोंगरिया कोंड्स हैं ये अपना कंसर्न रेज कर रहे हैं कि हम नक्सलाइट नहीं हैं, हमारा कोई संबंध ऐसा नहीं है, फिर भी हमें नक्सलाइट घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमको सोशली बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो अब हम इसका अपोज कैसे करेंगे? मताधिकार का यूज़ नहीं करेंगे, हम वोट देने नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि संख्या में हम कम है, लेकिन इस तरीके से अगर हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, वोट देने नहीं जाएंगे, तो जरूर सरकार हमारी तरफ भी ध्यान देगी। इस तरीके की बात है। तो हमारे लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो कोंड है, डोंगरिया कोंड है, ट्राइब है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि कहाँ पे ये पाई जाती है, क्या इनके कंसर्न है, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स है। सबसे पहले अब देख लेते हैं हमारी इनसे रिलेटेड डिटेल न्यूज़ क्या है और फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट वहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहली न्यूज़ ये आई है कि ईसी आस्क नड्डा टू एक्सप्लेन मोदीज पोल स्पीच। यहाँ पर मोदी जी कहीं गए हुए थे स्पीच देने के लिए, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो कि आचार संहिता का उल्लंघन करती थी। अब उसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उसके खिलाफ में इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की। हाँ, अब इस तरीके का एक और मैटर है जहाँ पर खड़गे के खिलाफ में क्या किया गया है, कंप्लेन किया गया है। किसने किया है? बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इलेक्शन का टाइम है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर पार्टियां इस तरीके के एलिगेशंस लगाती रहेंगी। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है। किससे मांगा है? लेकिन डायरेक्टली पीएम से नहीं मांगा है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनसे मांगा है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है कि बताइए उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अब हमारे लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपके पॉलिटी के रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन आपसे अगर बनेगा इस टॉपिक से तो कहाँ से बनेगा? आचार संहिता से बनेगा। तो हम अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फालतू की इधर उधर की कोई बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आएंगे, पॉइंट पे आएंगे और अपनी क्या करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आचार संहिता क्या होती है। आचार संहिता एक तरीके का क्या होता है, बहुत सारे उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दिशा निर्देशों का एक ग्रुप होता है जिसमें लिखा होता है कि ये चीज़ें चुनाव के दौरान पार्टियां भी नहीं कर सकती हैं, साथ के साथ जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो नहीं कर सकती हैं। सत्ताधारी पार्टी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे जो दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनका एक सेट होता है इस आचार संहिता के अंदर। तो आदर्श आचार संहिता क्या होती है? चुनाव के पहले जो राजनीतिक दल होते हैं उनके सभी उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करता है। मतलब कि कोई भी उम्मीदवार है किस तरीके से आचरण करेगा, क्या वो बोलेगा, क्या वो नहीं बोलेगा, इस तरीके से उसको रेगुलेशन करने के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट को क्या कहा जाता है? आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये पूरा मुद्दा कहाँ पे रिलेट करता है? तो जीएस जो आपके पॉलिटी का चैप्टर है चुनाव से संबंधित, वहाँ पर आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324 जो है वो बात करता है चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव कैसे कंडक्ट होना चाहिए इसके बारे में। तो ये जो आदर्श आचार संहिता वाला टॉपिक है वो आर्टिकल 324 से इनडायरेक्टली रिलेट करता है, डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आचार संहिता को कानूनी मान्यता मिली हुई है? तो बिल्कुल भी नहीं, कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आचार संहिता को कानूनी मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। इट मीन्स क्या
है कि ये आर्टिकल 324 से इनडायरेक्टली रिलेट करता है, डायरेक्टली इसका कोई उससे संबंध नहीं है। तो कानूनी मान्यता नहीं होने की वजह से भी इसके ऊपर बहुत समय समय पर विवाद उठते रहते हैं। वो अभी यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आदर्श आचार संहिता के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये क्या होता है, दिशा निर्देशों का सेट होता है जिसमें राजनीतिक दलों को और साथ के साथ में अन्य जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके आचरण को रेगुलेट किया जाता है कि व्यक्ति को चुनाव के समय में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से आचरण करना है। अब देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि कब सबसे पहले आया, क्योंकि आपने जब भी प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखे होंगे तो देखा होगा कि कई बारी जो टॉपिक न्यूज़ में होता है उसके हिस्ट्री में जाकर के एक दो स्टेटमेंट वहाँ से दे दिए जाते हैं कि ये जो बीमारी है उसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई थी, उसका ओरिजिन ये था, इस तरीके से। तो वैसे ही आचार संहिता की उत्पत्ति कब हुई है उसकी भी थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो आचार संहिता को कब शुरुआत की गई थी, सबसे पहले 1960 में क्या हुआ था, केरल विधानसभा ने इसके बारे में क्या किया था, एक प्रावधान लाया था। तो 1960 में केरल विधानसभा में आचार संहिता के बारे में प्रावधान आया था। उसको देखते हुए उसके बाद में जो सेंटर लेवल पे भी सोचा गया कि हाँ इस तरीके की कोई चीज़ होनी चाहिए। और फिर 1962 में लोकसभा के चुनाव होने थे, लोकसभा आम चुनाव के समय में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इस तरीके के एक निर्देशों का सेट जारी किया। लेकिन जाहिर सी बात है जब भी स्टार्टिंग होती है तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस इम्पोज किए नहीं जाते हैं, थोड़ा लिबरलाइजेशन होता है उसमें, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ को सीधे सीधे अडॉप्ट कर लेना बहुत टफ होता है। तो इसलिए क्या हुआ कि 1962 में जो भी इंस्ट्रक्शंस आए थे वो बहुत कड़े नहीं थे, नियम बहुत ज़्यादा कड़े नहीं थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बाध्यकारी थे। तो इस वजह से कुछ उसमें लूप होल दिखाई देने लगे थे, फिर उसको समय समय पे अमेंड किया गया। तो 1967 में क्या हुआ, लोकसभा विधानसभा चुनाव ने क्या किया, उसमें जैसे 62 में हुआ कि सिर्फ लोकसभा में चीज़ें लागू हुई थी, तो फिर 67 में ये सोचा गया कि क्यों ना इसको राज्यसभा के चुनाव में भी लागू किया जाए और विधानसभा के चुनाव में, राज्यसभा में तो नहीं विधानसभा के चुनाव में भी लागू किया जाए। तो 1967 में क्या हुआ, इसको लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी शामिल किया गया। तो LS+VS यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव में जो आचार संहिता का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, कब आया गया, 1967 में। उसके बाद में फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट्स होते रहे। 1968 में फिर कुछ उसमें प्रोविजंस हुए, फिर 71, 72 में भी उसको कुछ प्रोविजंस हुए, और फाइनली जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें 74 और 79 में जो भी सुधार हुए उसका बहुत बड़ा रोल है। तो अभी जो चुनाव आयोग है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लिबरल चीज़ों को छोड़ करके कड़े नियम कानूनों को उसने आचार संहिता में शामिल कर दिया है। बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्शन है, कड़े रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अभी भी यही मुद्दा है कि उनको कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। इस वजह से चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, और चुनाव आयोग खुद भी नहीं चाहता है कि आचार संहिता को क्या किया जाए, कानूनी मान्यता दे दी जाए। क्यों वो नहीं चाहता है, उसका ये एक कारण है कि जब भी कोई चीज़ कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है, इट मीन्स कि आप अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट का काम क्या होता है, लंबे समय तक अटका रह जाता है। हमने देखा हुआ है कि इंडिया में जो है केस का भार इतना ज़्यादा है, इसकी वजह से कई सारे मामले 5-5 साल पेंडिंग पड़े रहते हैं, उसके बाद उसकी सुनवाई होती है। ऐसा तो कई बारी हुआ है कि कई बारी किसी अपराधी को जेल में डाला गया है या फिर उसके ऊपर कोई मामला चल रहा है, 5 साल बाद उसकी सुनवाई हुई, तब तक वो अपराधी ही मर गया। तो मतलब इस तरीके के रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्शन कमीशन नहीं चाहती कि आचार संहिता को कानूनी मान्यता दे दी जाए, क्योंकि कानूनी मान्यता दे दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोर्ट के ऊपर एक डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी चुनाव आयोग की। अब किसी भी मामले को, अभी फ़िलहाल क्या होता है कि कोई भी कंप्लेन आती है चुनाव आयोग के पास में, तो उसको वो 45 डेज़ के अंदर क्या कर लेता है, उसको सॉल्व कर लेता है, रिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, कोर्ट में वो चीज़ें पेंडिंग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं चल पाएगी, चुनाव प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इसलिए इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि उसको कानूनी मान्यता मिले। तो ध्यान में रखिएगा, आचार संहिता के बारे में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं आगे, इसमें और भी क्वेश्चन दिखता है यहाँ पर कि चुनाव आयोग कानूनी रूप से लागू हो सकता है या नहीं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको कोई वैधानिक समर्थन अभी नहीं मिला हुआ है, इसकी वजह से समय समय पर चीज़ें चल रही हैं। जो अभी फ़िलहाल चुनाव आयोग है उसमें कुछ सज़ा वगैरह का प्रावधान होता है। तो चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है, जो IPC और CRPC के कुछ नियम कानून है उसके आधार पर चुनाव आयोग क्या करता है, कुछ सज़ा देता है। चूँकि कानूनी बाध्यता नहीं है,
है, वैधानिकता अभी मिली नहीं है उसको। इस वजह से जो आईपीसी और सीआरपीसी में कुछ उल्लंघन से संबंधित मामले होते हैं, कुछ नियमों के उल्लंघन से संबंधित जो भी मामले होते हैं, वहाँ से अधिकार लेकर के चुनाव आयोग क्या करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ में जो भी व्यक्ति इस तरीके का काम करता है उसको सजा देने का काम करता है। इसको याद रखिएगा। साथ के साथ एक और पॉइंट है कि 2013 में ही कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने क्या किया था, एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या किया था, कानूनी रूप से बाध्यकारी करने की बात की थी। तो ये एक अनुशंसा मिली थी किसके द्वारा, कार्मिक लोक शिकायत समिति के द्वारा, लेकिन उसको चुनाव आयोग ने अभी तक सही होने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि वही कारण है, कानूनी माध्यता अगर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, चुनाव आयोग को कोर्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि चुनाव आयोग कहीं नहीं चाहती। इसलिए तो चलिए, ये थी आज की न्यूज़ इलेक्शन से संबंधित। अब चलते हैं हम अगले न्यूज़ की तरफ। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 में साइंस से रिलेटेड है। साइंस में भी कहाँ से, तो हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हेल्थ वगैरह से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पीटी में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। तो देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। राइजिंग इंसिडेंस ऑफ आईबीडी केसेस अक्रॉस द ग्लोब इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो अभी आईबीडी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। आईबीडी का फुल फॉर्म क्या है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ये क्या है, बेसिकली आंत से संबंधित या पेट से संबंधित एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, अतड़ियाँ सूज जाती हैं बहुत ज़्यादा और तरह तरीके की परेशानियाँ जो होती हैं, पेट से संबंधित परेशानियाँ वो होती हैं। आफ्टर 30 या आफ्टर 50 to 60 की एज में बहुत ज़्यादा ये होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये देखा जा रहा है कि 30 के बाद से ही लोगों को इस तरीके की समस्याएं बहुत ही बढ़ रही हैं। और हर किसी को पता है कि ये क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब है, हमारा सोने उठने का टाइम, हमारे खाने पीने का टाइम, हमारे जंक फूड का कंजप्शन इतना ज़्यादा हमारा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस तरीके की डिजीज़ बढ़ रही हैं। तो अभी ये बोला गया है कि नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड जो है आईबीडी से रिलेटेड मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो पूरा टॉपिक है इसमें आईबीडी से रिलेटेड बात की गई है और अलग अलग जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है, इससे रिलेटेड क्या समस्याएं आती है, इसके बारे में बात की गई है। अब हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है, हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि आईबीडी होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और इंडिया में किस तरीके की समस्याएं इससे रिलेटेड आती है, क्योंकि क्वेश्चन आपके बनेंगे तो वहीं से बनेंगे। तो इसलिए देख लेते हैं कि आईबीडी क्या होता है। तो आईबीडी है एक तरीके की बीमारी जिसमें आंत और पेट के अंदरूनी हिस्से में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि आंत में, अतड़ियों में, पेट में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और पाचन से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका रीज़न क्या है, वीक इम्यूनिटी खराब होने की वजह से या रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब होने की वजह से क्या होता है, ये जो बीमारी है वो होती है। लेकिन इसका अभी पूरी तरीके से ये नहीं पता लगाया जा सका है कि क्या मेन रीज़न है या मुख्य कारण क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिलहाल ये मान के चला जाता है कि वीक इम्यूनिटी जिसकी होती है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता है, जिसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, उस व्यक्तियों को इस तरीके की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। और भारत में, या फिर कहना चाहिए इस आईबीडी से रिलेटेड मुख्य रूप से 2 बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि देखने को मिलती है। एक तो है क्रोहन रोग, याद रखिएगा, कहीं पर नाम देकर पूछा जा सकता है। दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये 2 तरीके की बीमारियां हैं जो इंडिया में साथ के साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इन दोनों को याद में रखिएगा। कहीं पर अगर ये क्वेश्चन में या फिर कहीं पर आपको ये 2 नाम दिख जाएं तो आपको ये हिंट करना चाहिए कि ये आईबीडी से रिलेटेड है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज से रिलेटेड है ये दोनों रोग। ठीक है, तो कौन से रोग है, एक तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा है क्रोहन रोग। ये क्या है, आंत और पेट से संबंधित बीमारियां हैं जिसको एक तरीके से अल्सर भी कह दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में स्वेलिंग आ जाती है, अतड़ियों में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये होता है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने बता दिया, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से। और इसमें लक्षण क्या होते हैं, वही सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख कम लगना, बहुत ज़्यादा वेट कम हो जाता है अचानक से, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने लग जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से बच्चों को होती हैं या फिर अडल्ट्स में होती हैं, उसी तरीके की जो लक्षण है वो इसमें दिखाई देते हैं। तो आपसे जब भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हमने उसको यहाँ पर डिस्कस किया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, न्यू टेस्ट फॉर स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन अडल्ट ऑन एनविल। अभी ये जो न्यूज़ आई हुई है उसमें यूनियन गवर्नमेंट है ये सोच रही है, अभी फ़िलहाल की जो स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी है
है यानी कि SLD है, इसको क्या किया जाए, अब रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इसके संबंधित कुछ नियम कानून बनाने की ज़रूरत है। और ये क्यों बनाने की ज़रूरत है, अभी तक क्या होता है कि जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक्ट है उसमें SLD को शामिल नहीं किया गया है। SLD क्या है, इसमें एक बीमारी नहीं होती, इसमें बहुत सारी बीमारी होती है। जैसे कि एक तो है कि बच्चा कोई डिसेबल है, दिव्यांग है, जो कि सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो तो है। साथ के साथ में इसमें ये भी होता है कि आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करते हैं, जो बहुत हिलते दुलते होते हैं या कहीं इधर उधर देख रहे होते हैं, आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते हैं, एक उस तरीके की बीमारी होती है। साथ के साथ में आपने देखा होगा कि कई बच्चे मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते हैं। स्कूल में भी एक तरीके के बच्चे तो होते नहीं, आपने क्लास में देखा होगा कि कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं और कुछ एकदम ही मंद होते हैं, मतलब कि वो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ें क्या होती हैं, SLD के अंदर आती है। ये जो स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इसके नाम में ही दिख रहा है कि पढ़ने में या सीखने में बच्चों को क्या होती है, असुविधा होती है। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको शामिल करने की बात की जा रही है फ़िलहाल। अभी जो दिव्यांगता से रिलेटेड हमारे यहाँ कानून है या नियम है उसमें अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि इस तरीके की चीज़ों को इंडिया में कंसिडर नहीं किया गया है। इस वजह से क्या होता है कि कई इस तरीके के बच्चे जो हैं जो कि शिक्षा में या नौकरी में रिजर्वेशन पाने से चूक जाते हैं। तो इसलिए JNU के एक स्टूडेंट हैं जो पहले स्टूडेंट थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक पिटीशन डाली थी और उन्होंने ये बोला था कि इस तरीके की जो बीमारियां हैं इसको भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जो है इसकी वजह से छूट जा रहा है कहीं पे, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है या दिव्यांगता का जो भी सर्टिफिकेट है उसमें इन तरीके की चीज़ों को शामिल नहीं किया जा पा रहा है। तो इससे रिलेटेड ये पूरा मामला था। तो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट, इस कंसर्न को समझा है उन्होंने और ये एक्सपेक्ट किया है कि इस साल के एंड तक इससे रिलेटेड कुछ जो नियम है वो बन जाएंगे। तो हमने देख लिया इसके बारे में। और यहाँ पर जो फ़ायदा इसका क्या होगा, तो अभी फ़िलहाल देखिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर क्या होता है, लगभग 5% तक का क्या होता है, शिक्षा में इनको रिजर्वेशन मिलता है इस तरीके का, और साथ के साथ 4% का रिजर्वेशन मिलता है जॉब में। तो एजुकेशन और जॉब में दोनों जगह ही अगर इस तरीके की चीज़ों को शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा, दिव्यांग बच्चे जो होंगे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, तो वो भी आगे बढ़ पाएंगे, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे, जॉब ले पाएंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो थी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए हमने उसको यहाँ पर डिस्कस किया। जब इस पर कानून बन जाएगा उसके बाद हम इसको और भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, मेलोनी जी से रिलेटेड है, सभी को मालूम है और बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि G20 का जब समिट हुआ था उस समय में मेलोनी और PM जी के ऊपर में क्या क्या रील्स वगैरह बन रही थी बहुत सारी। तो अभी G7 की जो मीटिंग है, फ़िलहाल हमारे लिए न्यूज़ ये है कि G7 की जो मीटिंग है वो क्या होने वाली है, जून में होने वाली है। जून 13 to 15 जो है वो G7 की मीटिंग होने वाली है। कहाँ पर होने वाली है, तो इटली में होने वाली है। उसके लिए इन्विटेशन आया हुआ था मोदी जी को और मोदी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, साथ के साथ थैंक यू भी बोल दिया है, भैया अपनी ग्रीटिंग्स दे दी है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, G7 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और G7 एक तरीके का ग्रुप है जहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है, जो कि वैश्विक लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनका एक ग्रुप है और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये GS पेपर 2 में आपके ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप वगैरह से रिलेटेड है, साथ के साथ प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। अब देख लेते हैं कि G7 में कौन कौन से देश हैं। तो 7 देश हैं। ये जो 7 होता है, जैसे कि G7 हो गया, G8, GS7 हो गया है, देखिए G7 हुआ या फिर G8 हुआ, G20 हुआ, तो ये नाम क्यों होते हैं, G77 भी है वैसे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये छोटे छोटे देश होते हैं, क्योंकि इसमें देशों की संख्या कम होती है। तो जनरली क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं कि इनमें कौन से देश शामिल है, कौन से देश शामिल नहीं है, इसलिए ध्यान से इसको भी पढ़िएगा कि G7 में कौन कौन से देश है, G8 में है और G20 में कौन है। G8 में पहले रशिया हुआ करता था, उसको अभी यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से निकाल दिया गया है। तो फिलहाल जो G7 कंट्रीज़ हैं इनमें कौन कौन से देश है, तो देखिए सबसे पहले कनाडा, फिर अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कनाडा और अमेरिका ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। तो आप ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सारे यूरोपियन हैं और साथ के साथ में जापान जो है वो आपका
एशिया वाले रीजन में आ जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं जो क्या है G7 के मेंबर्स हैं, नाम अच्छे से याद रखिएगा। इसको मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ कौन कौन है। तो आपके यहाँ पर G7 कंट्रीज़ में देश कौन कौन से हैं, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। तो इन 7 देशों का जो है एक समूह है। अब इसमें आपने देखा होगा कि भारत को इन्वाइट किया गया है, तो भारत कहाँ से आ गया, भारत तो G7 में है ही नहीं। तो भारत को क्या है, एक पर्यवेक्षक की तरह, ऑब्जर्वर की तरह, या फिर एक तरीके से होता है ना कि चीफ गेस्ट की तरह बुला लिया जाता है। तो उस तरीके से स्थायी सदस्यों की बात की जाएगी तो G7 में केवल ये 7 स्थायी सदस्य हैं, लेकिन भारत को भी उसमें इनवाइट किया गया है और भारत हर साल ही लगभग जाता है G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए। इस बार भी जाना है जून में। अभी इलेक्शन है और इलेक्शन के रिजल्ट जून में आने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो जून में इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद से मोदी जी की विजिट होगी। अब हम बिल्कुल शॉर्ट हम भी बोलते हैं कि आएंगे तो शायद मोदी जी ही, देखते हैं वैसे इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। फिलहाल G7 में कितने देश हैं हमने ये देख लिया, और ये आपसे कई बार स्टेटमेंट के थ्रू बन जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कि G7 की वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखिए तो लगभग 62% से लेकर के 70% तक की भागीदारी है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इसको ऐसे क्वेश्चन क्यों यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इसलिए डिस्कस करते हैं कि ताकि आप कहीं पर भी इस तरीके के कोई भी टॉपिक या कोई स्टेटमेंट पढ़े तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आपको क्लिक होती हैं, वो चीज़ें फिर आप अपने नोट डाउन करते हैं अपने डायरी में और फिर आपको अल्टीमेटली वो क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं। तो G7 से रिलेटेड न्यूज़ थी। अब चलते हैं अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ये जो है वो GS पेपर 2 में पॉलिटी से रिलेटेड है और यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, जो जुडिशियल और जो कार्यपालिका है, जुडिशरी और जो कार्यपालिका है उसके बीच में शक्तियों के पृथक्करण के बारे में ये बात करता है। क्या न्यूज़ है, SC डिक्लाइंस पिटिशंस टू एंड कॉलेजियम रिवाइव NJAC। तो NJAC क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमेटी थी, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम इस बार ही देने वाले हैं, तो आपने अभी तक ये टॉपिक पढ़ लिया होगा। ये जो पूरा मुद्दा है इसके बारे में अभी एक पिटिशन डाली गई थी जिसमें बात की गई थी कि क्या होना चाहिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होनी चाहिए उसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए। कमेटी में कौन कौन होने चाहिए, कमेटी में भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, साथ के साथ में 2 ऐसे लोग हों समाज का और न्याय का अच्छा खासा ज्ञान रखते हों, साथ के साथ में 2 न्यायाधीश हों। इस तरीके की एक कमेटी होनी चाहिए और ये जो मिल करके क्या करना चाहिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। इस तरीके का कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार लेकर के आई थी, लेकिन जब ये शुरुआत में आई थी उस समय भी कोर्ट ने इसको क्या किया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था, यानी कि अमान्य घोषित कर दिया था। और अभी पिछले साल फिर से रिजिजू ने क्या किया था, किरण रिजिजू जो है उन्होंने ये पिटीशन डाली थी, फिर से उन्होंने एक मामला रेस किया था कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं NJAC को फिर से लागू करना चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति इस तरीके से होनी चाहिए। कोर्ट ये बोलता है कि ये हमारी शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का हनन करता है। अगर जो कोर्ट है, जुडिशरी है, तो उसमें जो कौन से जो जज है वो अपॉइंट होंगे, ये जो व्यवस्था है अभी फिलहाल कॉलेजियम के थ्रू होता है। और कॉलेजियम में क्या होता है, कॉलेजियम में 5 वरिष्ठ जज होते हैं। तो 5 वरिष्ठ जज होते हैं कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, या फिर जो भी CJI अपॉइंट करता है या फिर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो वो 5 वरिष्ठ जज मिल करके क्या करते हैं, अभी फिलहाल न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और इसको कोर्ट अपनी संप्रभुता मानता है। वो समझता है कि अगर मेरे यहाँ पर मैं एक न्यायिक क्या कहते हैं जानकारी रखता हूँ तो मैं ही अपॉइंट करना चाहिए, हम लोग ही अपॉइंट करने चाहिए जो न्यायाधीश हैं उनको। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कहती है कि नहीं, ये केवल और केवल न्यायपालिका का मामला नहीं होना चाहिए, इसमें कार्यपालिका को भी शामिल करना चाहिए। तो ये जो शक्तियों के पृथक्करण का मामला जो है ये बीच बीच में उठता रहता है। फिलहाल क्या न्यूज़ आई है कि जो पिटीशन थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है और बोला है कि नहीं, अभी जो कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है वही चलेगी। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये जो है, यहाँ से हमने देख लिया कि क्या चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं और इसके बारे में देख लेते हैं कि पिछली हिस्ट्री क्या रही है NJAC से रिलेटेड। तो जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है यानी कि NJAC है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले इसके बारे में बात की गई थी 2014 में। क्या हुआ था, NJAC अधिनियम आया था और NJAC अधिनियम में क्या किया गया था, कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की बात की गई थी, लेकिन ये ज़्यादा चला नहीं। 2015 में ही उसको क्या किया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। उसके पहले कौन सा ये अमेंडमेंट था, तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हर बार यहाँ पर क्वेश्चन कई बार ही बने हुए हैं प्रीलिम्स में, आप
प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो 99th जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम था, 2014 में ये आया था, जिसमें क्या बात की गई थी, एनजेएससी को लाने की बात की गई थी। और इसमें इसकी संरचना में क्या था, जैसा मैंने पहले बताया कि मुख्य न्यायाधीश क्या हों, इसके अध्यक्ष हों, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसके पदेन सदस्य हों, और साथ के साथ में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री इसके पदेन सदस्य हो, और न्याय की समझ रखने वाले या न्याय समाज की समझ रखने वाले कुछ लोग क्या हों, इसमें सदस्य हो। इस तरीके से एक आयोग बनाया जाए और वो मिल करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। अब ये कौन सा अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 99th अमेंडमेंट कब आया था, 2014 में। लेकिन उसको कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है। साथ के साथ में हमारे लिए हम आर्टिकल मेंशन है, कौन से आर्टिकल 124 का 2 और 217, यानी कि आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हो तो आर्टिकल 124 यानी कि अनुच्छेद 124 7 कहता है कि वहाँ पर नियुक्ति किसके द्वारा होगी, जजों की नियुक्ति, कोलेजियम व्यवस्था है, वहाँ पर जजों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। साथ के साथ में आर्टिकल 217 कहता है कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया था कि हमारे लिए ऑलरेडी प्रावधान बने हुए हैं कि जजों की नियुक्ति कैसे करनी है। अब हम नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई भी कमेटी आए हमारे पास में और जो हमारी शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करे। तो ये मामला स्ट्रक डाउन हो गया था उसी समय, लेकिन विवाद हमेशा चलता रहता है। और आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि न्यायिक सक्रियता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। न्यायिक सक्रियता कहने का मतलब है कि न्यायपालिका ऑलमोस्ट हर मामले में क्या कर लेती है, अपना संज्ञान ले लेती है। कोई भी समाज से रिलेटेड मुद्दा होता है तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक वर्डिक्ट आ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही इस तरीके से टांग नहीं अड़ाती है। जब उसके पास कोई पिटीशन आता है या उसको ऐसा लगता है कि ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको रेस करना, या यहाँ पर केंद्र सरकार गलत कर रही है, तो ही वो उस मुद्दे में कूदती है। हमने कई सारे ऐसे देखे हुए हैं पिटीशंस जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे से खारिज कर दिया है कि ये केंद्र का मामला है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बने कि क्या ये न्यायिक सक्रियता है कि फिलहाल के समय में न्यायपालिका बिल्कुल एक तरफा चल रही है और केंद्र के अगेंस्ट चल रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बैलेंस्ड अप्रोच है उनके साइड से भी, और हमें भी अपने आंसर में दिखाना है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच हम लेकर के चलते हैं और न्यायपालिका भी बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलती है। ऐसा नहीं कि हर मामले में वो टांग अड़ाती है, और ऐसा भी नहीं है कि वो क्या करती है, बिल्कुल सारे मुद्दे छोड़ देती है। ठीक है, तो फिलहाल एनजेएससी से रिलेटेड ये मुद्दा था। अभी कुछ दिनों में ये चलता रहेगा और इससे रिलेटेड एक कुछ ना कुछ आर्टिकल ज़रूर आएंगे द हिंदू में। तो जब ये आर्टिकल आएगा उसको हम इन डिटेल बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं अगले हमारे न्यूज़ की तरफ। ये ओशियन फ्लोर होल्ड्स वाइटल क्लूज ऑन वेदर पैटर्न सेज इनकोइस। तो ये इनकोइस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें बात क्या की गई है। इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल या इस न्यूज़ में बात की गई है कि जो ओशियन करंट है उसमें क्या हो रहा है। ओशियन करंट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई जो ठंडी धाराएं हैं वो गर्म जल धाराओं की तरफ बदल रही है, यानी कि समुद्र का जो सरफेस लेवल है, यानी कि सी सरफेस लेवल है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, यानी कि जो सतह पर, समुद्री सतह पर, साथ के साथ समुद्र के भीतर जो समुद्र की निचली तल है उनके बीच में जो डिफरेंस बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड कई सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है और ये बताता है कि किस तरीके से हम इसकी अध्ययन करके, यानी कि ओशियन लेवल का या सी सरफेस लेवल का अध्ययन करके हम वेदर और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल है, इसमें बात की गई है किसके बारे में, इनकोइस के बारे में। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इनकोइस है, तो इनकोइस के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो पूरा आपका टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 में जो ज्योग्राफी वाला एरिया है, ज्योग्राफी का सेक्टर है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वहाँ से रिलेट करता है। अब हम इनकोइस के बारे में देखते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। तो ये इनकोइस है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना, नाम में ही स्पष्ट है कि किसके बारे में बात करता है, महासागर से रिलेटेड ये बात है, यानी कि समुद्र से रिलेटेड बात करता है। उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, चाहे उसका वो सरफेस लेवल बढ़ रहा हो, जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा हो, इससे रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उसको क्या करता है, ये बताता है समय समय पर। और ये किसके अंदर आता है, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है हमारी, उसके अंदर ये इनकोइस आता है। अब कई बार आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन दे दिया जाता है और उसके जो
मंत्रालय होता है उसका नाम, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि गलत नाम दिए होते हैं। तो आपको ये पता कब चलेगा, जब आपने वो चीज़ों को पढ़ा होगा, उस तरीके से देखा होगा कि हाँ एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता होगा कि नहीं ये तो महासागर से संबंधित है और ये किसके अंदर आता है, ये अर्थ साइंस मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जब आपको ये पता होगा, ये दिमाग में आपके क्लिक करेगा और फिर आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के ही प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ऑर्गेनाइजेशन से और संस्थाएँ जो होती हैं उनसे। इनको इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2007 में इसकी स्थापना हुई है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा। किस तरीके की निकाय है, स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस संस्था है, अपने लिए जो रूल्स बना सकती है, अपनी नियुक्ति वगैरह पे ध्यान देती है और समय समय पर पर्यावरण को या फिर महासागरों को क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में बताती है। तो ध्यान में रखिएगा इन कोइज के बारे में। अब चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है आर्टिकल 39B के बारे में। ये जीएस पेपर 2 में आपके पॉलिटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 39 और बी के साथ 39C से भी रिलेट करता है। तो हम दोनों को देखेंगे इसमें क्या प्रोविज़न है। कई बारी आपसे इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहले तो न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है, डू रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग टू कम्युनिटी आज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है अटॉर्नी जनरल से कि क्या, जैसे एक पिटीशन डला हुआ था कुछ ज़मीन से रिलेटेड था जिसमें केंद्र ने क्या किया था, किसी व्यक्ति के ज़मीन को अधिग्रहित किया हुआ था। मुद्दा क्या होता है, जब भी कोई विकासात्मक या अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम किए जाते हैं, कई बारी नेशनल हाईवे निकालना होता है तो आपने देखा होगा कि कई घर टूट जाते हैं और अगर वो रोड के किनारे होते हैं, अवैध तरीके से बने होते हैं तो भी वो टूट जाते हैं। और अगर कोई नेशनल हाईवे किसी रास्ते से निकलनी है, वहाँ पर किसी व्यक्ति की ज़मीन आती होती है तो वो सारा केंद्र ले लेता है। हालांकि उसके बदले में कुछ कंपनसेट करना होता है, लेकिन कंपनसेशन भी कब होता है, जब वो कृषि भूमि होती है। कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र को कंपनसेट करना बाध्यकारी नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों के साथ बहुत ही गलत हो जाता है। तो इस तरीके की एक पिटीशन डली हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या ये सही है कि किसी व्यक्ति ने अपने खून पसीने की कमाई से कोई संपत्ति बनाई हो और उसको अवसंरचनात्मक विकास के नाम पर आप क्या कर ले, हड़प ले, अधिग्रहित कर ले। तो इससे रिलेटेड मामला है। अब ये पूरा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, देखिए इसमें दो चीज़ें बोली गई है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं क्या उसको कम्युनिटी रिसोर्स मानना चाहिए, इंडिविजुअल रिसोर्स को कम्युनिटी रिसोर्स मानना चाहिए या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्या ये सही है। अब यहाँ पर जो ये कम्युनिटी रिसोर्स वाला टर्म है ये क्यों आया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 39B में मेंशन है। आर्टिकल 39B, पहली बात तो ये कि ये कब हुआ था, तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। कब, 1971 में। तो 1971 में 25वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था और डीपीएसपी में जो आर्टिकल 39 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 39 है उसमें अमेंडमेंट किया गया था और ये आर्टिकल 39B और 39C जोड़ा गया था। अब 39B में क्या बात की गई थी, 39B में बात की गई थी कि अगर किसी केंद्र सरकार को ये जरूरी समझती है वो कि कोई भी मुद्दा या कोई भी ज़मीन, कोई भी एक क्षेत्र जो है वो विकासात्मक गतिविधियों के आड़े आ रहा है, यानी कि अवसंरचनात्मक डेवलपमेंट के लिए उस ज़मीन को केंद्र की ज़रूरत है, कि उस ज़मीन की केंद्र को ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकता है, 39B के तहत समुदाय की संपत्ति समझ करके वो क्या कर सकता है, अधिग्रहित कर सकता है। तो कम्युनिटी रिसोर्स करके एक इस आर्टिकल में चीज़ें या टर्म मेंशन है। तो कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर क्या आ जाता है, सभी तरीके की ज़मीन जो आ जाती है जो कि उस क्षेत्र में या उस अवसंरचनात्मक विकास वाले क्षेत्र में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुद्दा था। अब 39B से रिलेटेड ये मामला जब कोर्ट में गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड बात पूछी। इसमें दो चीज़ें मेंशन है, एक तो 39B ये कहता है कि जो भी चाहे केंद्र सरकार अगर उसको लगता है कि ये ज़मीन उसके लिए ज़रूरी है तो वो कम्युनिटी रिसोर्स के नाम पर उस ज़मीन को क्या कर सकता है, अधिग्रहित कर सकता है। और 39C में क्या बोला कि 39C में बोला गया कि उसको कंपनसेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो इस तरीके से कम्युनिटी रिसोर्सेज के नाम पर किसी ज़मीन को अधिग्रहित करता भी है तो उसको कंपनसेशन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस क्या हो, अगर वो कृषि भूमि है, किसी किसान की ज़मीन आ गई है तो ही उसको कंपनसेट करना होगा। और कृषि भूमि में जब कंपनसेट होगा तो वो क्या होगा, बाजार दरों पर, यानी कि मार्केट प्राइस जो चल रहा होगा करंट में उसके बेस पर ही उस किसान को क्या किया जाएगा, पेमेंट की जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनेंगे अगर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है तो आर्टिकल 39B में क्या है कि केंद्र सरकार
सरकार चाहे तो किसी के ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है अगर उसको लगता है कि ये ज़मीन ज़रूरी है और विकासात्मक गतिविधियों के लिए इसका उपयोग होना ज़रूरी है तो। और 39C में क्या है कि कंपनसेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस क्या होना चाहिए, वो ज़मीन कृषि भूमि वगैरह हो तभी जा कर के कंपनसेशन देना होगा। तो ये जो न्यूज़ थी वहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो था ये आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हमारे अगले और लास्ट आर्टिकल की तरफ। ये क्या है, डोंगरिया कोंड। डोंगरिया कोंड एक तरीके की ट्राइब है। ये कहाँ पर पाई जाती है, जनरली जो है वो ओडिशा में पाई जाती है। इनका क्या कंसर्न है, अभी ये कंसर्न है कि इनके लगभग जितने भी आबादी है उन सभी को नक्सलाइट घोषित कर दिया गया है और नक्सलाइट घोषित करके क्या किया गया है, इनको डिटेन कर दिया गया है। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि कई ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, यहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है ये एक कैंपेन चलाती है, इस तरीके की एक नीति चलाती है, पॉलिसी। उसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति जो नक्सलाइट है वो अगर स्वेच्छा से इस चीज़ को क्या छोड़ना चाहता है और अपने आप को सरेंडर करना चाहता है तो फिर उसको मेन स्ट्रीम में लौटने के लिए जो गवर्नमेंट है वो 2 लाख रुपए देती है, 2 लाख रुपए और साथ के साथ आजीविका देती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें क्या हो रही हैं, छत्तीसगढ़ ओडिशा जैसे जो नक्सल से प्रभावित बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं वहाँ पर ये चल रही है। अब यहाँ पर ये न्यूज़ जो आई हुई है उसमें यह है कि ये जो डोंगरिया कोंड है इनको भी नक्सलाइट घोषित कर दिया गया है। इनमें से कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, चूंकि इनको नक्सलाइट घोषित कर दिया गया है इस वजह से इनको सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा ही क्या हो रही है, हानि हो रही है। समाज में बहुत सारी चीज़ें इनको सुननी पड़ रही है, तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, अभी ये कंसर्न उठाया है कि अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम वोट देने नहीं जाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे सो दैट क्या हो, गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ से हो। अब ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो ट्राइबल पॉपुलेशन को ये बोला जाता है कि वो अपने अधिकारों के लिए इतनी अवेयर नहीं है, वो मेन स्ट्रीम से बहुत दूर है, मुख्य धारा से बहुत दूर है, उनको शिक्षा की उतनी व्यवस्था नहीं है, उनको स्वास्थ्य की इतनी व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि ये जो डोंगरिया कोंड है वो क्या है, एक तरीके से इतनी जागरूक है, इतनी सजग है कि वो समझती है कि अगर हम वोट देने नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। हालांकि इसमें ये चीज़ें मेंशन उन्होंने की है कि हम संख्या में बहुत कम है इसलिए बहुत ज़्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी थोड़ा बहुत ही सही हम क्या कर पाएंगे, इफ़ेक्ट कर पाएंगे गवर्नमेंट को, सो दैट वो क्या करे, हमारी पॉलिसीज़ को समझे, हमारी तकलीफ़ों को समझे और हमारे लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाए। आज के लिए इतना आर्टिकल था। और अंत में जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जो भी नॉन सब्सक्राइबर लोग हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, अगर आपको हमारी पहल अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करा करिए सो दैट हम क्या करें, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए। तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लगी है तो नोटबुक गाइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।